जय हिंद मेरे दोस्त, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मित्रों, बहनों, जो भी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था अकबर के बारे में। हम लोग अकबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा किस प्रकार अकबर का प्रारंभिक जीवन था, फिर उसके बाद आक्रमण काल देखा, फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में, जो कि आपने बहुत मतलब सुना होगा इसके बारे में कि भाई साहब अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न। तो आज हम ब्रीफली उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई साहब वो नवरत्न थे क्या, वो नवरत्न थे क्या। क्या नवरत्न कोई हीरा मोती थे या जवाहरात थे या सोना चांदी थे। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, इंसान से बढ़ के कोई भाई साहब रत्न नहीं होता है, कोई पैसे नहीं होते, कोई कीमत, इंसान से बढ़ के कोई कीमत नहीं होती है। इसीलिए जब इंसान के लिए आदमी अपनी सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। तो जो नवरत्न जो कहा गया है वो एक्चुअली में नवरत्न कोई मतलब रत्न थोड़ी था, वो एक्चुअली क्या थे, इंसान थे। वो कहीं उस रत्नों से बढ़ के इंसान थे, उस नवरत्नों से बढ़ के इतना, मतलब अगर वो रत्न होते, मान लो सोना होगा, उसका एक लिमिटेड कीमत होती है। जैसे कोई भी चीज़ है उसकी एक लिमिटेड कीमत होती है, बट इंसानों की कोई कीमत नहीं होती है मेरे भाई। तो ये जो नवरत्न है, ये कुछ लोग हैं, कुछ मंत्रिमंडल था उनका, उनके चुनिंदा लोग थे जो कि जिससे वो सलाह लेते थे, परामर्श लेते थे, या उनके हित में ये सब कार्य किया करते थे। ठीक है। तो अकबर भाई साहब जो उस समय का युग था, मतलब मुगल काल का पीरियड था, 1500 कितने से लेकर इनका कार्यकाल था, 1556 से लेकर 1605 तक था। जाहिर सी बात है, 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद देखो ये पैदा हुए थे 15 अक्टूबर को 1542 में, ठीक है। और मरे थे कब, 16 अक्टूबर को 1605 में, ठीक है। देख रहे हो टाइम पीरियड, 16 अक्टूबर 15 अक्टूबर, कितना गजब कॉम्बिनेशन है। 1542 में कहाँ पैदा हुए थे, अमरकोट में, अमरकोट वीर साल के राजा। ये कहानी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बस हम लोग ये दिखाना चाहते थे आपको। देखो 15 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था, 16 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हुई। कितना सही कॉम्बिनेशन बना है। एक दिन बाद हैप्पी बर्थडे अपना मना के तब उसके बाद मरे थे ये। तो शुरू करते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में। तो भैया नवरत्न में सबसे पहले आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल, देखिए अबुल फजल ने क्या किया था, इन्होंने अकबरनामा, अकबरनामा और उसके बाद आईने अकबरी, आइन ए अकबरी, इन्होंने अकबरनामा का निर्माण किया था, अकबरनामा लिखा था। और दूसरी बात आईने ए अकबरी, ये क्या है, ये आत्मकथा है किसकी, अकबर की। देखिए मुगल काल में जो था उसमें दो लोगों ने अपनी आत्मकथा थी। देखिए आत्मकथा तो सबकी है, जैसे बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी, बाबरनामा। फिर उसके बाद हुमायूं की गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। फिर उसके बाद अकबर, अकबरनामा। लेकिन देखो ये होता क्या है, ये होता क्या है, जैसे बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो खुद लिखा था, खुद का। और उसके बाद हुमायूं जो था वो, ओ भाई, जो हुमायूं थे वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखे थे, उनकी बहन थी, सॉरी, उनकी बहन जो थी गुलबदन बेगम, उनके बारे में डिस्कस लिखी थी, कैसे 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 कैसे। अबुल फजल जो थे ये अकबर के बारे में लिखे थे। तो अकबरनामा अकबर द्वारा नहीं लिखी गई थी, अकबर द्वारा अकबरनामा नहीं लिखी गई थी। अकबरनामा के रचयिता कौन है, अबुल फजल हैं, अबुल फजल हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा भाई साहब, बाबरनामा बाबर लिखा था, अकबरनामा अकबर लिखा था, हुमायूं नामा हुमायूं लिखा था, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। पूरे मुगल काल में दो ही ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। पहला बाबर ने लिखा था, दूसरा जहांगीर ने लिखा था, तुजू के जहांगीरी, ठीक है। तो बाबर ने लिखा था और जहांगीर ने लिखा था, इसके बारे में आप क्लियर रहिएगा। और बाकी जो हुमायूं नामा है, अकबरनामा है, बाकी जो भी आएगा वो सब दूसरे किसी ने लिखा है। तो ठीक है, अबुल फजल क्या लिखे थे, अकबरनामा आईने अकबरी लिखे थे, आईने अकबरी लिखे थे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। तो अब इसके बाद इन्होंने क्या किया था,
और इसके बाद बहुत कुछ नहीं मिलता है। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु सलीम द्वारा करवा दी गई। सलीम कौन था भाई साहब? जहांगीर। जहांगीर। अरे वो गाना नहीं सुना है आपने? छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। तो वही साहब सलीम थे, जहांगीर, और अनारकली कली थी सलीम की, ठीक है। तो ये सलीम जो कि किसके बेटे थे? अकबर के बेटे थे। इन्होंने इनकी हत्या करा दी अबुल फजल की। अबुल फजल की किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला नामक एक शासक था, वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। अभी आगे इनका जिक्र आएगा कि वीर सिंह बुंदेला का इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, जिसको मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से क्रांति शुरू हुई थी, तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और तो हाँ, तो मृत्यु हो गई सलीम साहब की। अरे नहीं, सलीम की नहीं भाई साहब, अब्दुल फजल की। अबुल फजल की इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। इनका जन्म आगरा में हुआ था। आगरा में जन्मे अबुल फजल। आगरा में जन्मे अबुल फजल ने अकबरनामा के रचयिता हैं और आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी के रचयिता हैं। इनकी मृत्यु हो गई। इनको मृत्यु किसके द्वारा करवाई गई? सलीम जो कि जहांगीर के बेटे थे, वीर सिंह बुंदेला। इन्होंने ऑर्डर दिया किसको? वीर सिंह बुंदेला को, जो कि एक सेनापति थे, ठीक है। इन्हें बोला इन्हें टपका दो, तो इन्होंने टपका दिया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। ये हो गए भाई पहले रतन, ठीक है। दूसरे भाई साहब, इन्हीं के भाई, बड़े भाई आते हैं, फैजी जी। ये हैं बड़े भाई हैं किसके? अबुल फजल के, अबुल फजल, ठीक है। ये हैं फैजी जी, जो है क्या है? ये बड़े भाई हैं किसके? अबुल फजल के। तो इन्होंने क्या किया? ये फारसी के कविता लिखते थे, या फारसी के कविताएं लिखते थे। अकबर साहब इनको भी अपने जो नौरत्न था, जो 9 लोगों की कंपनी थी, जो 9 लोगों की टीम थी, जिसे नौरत्न के नाम से बुलाया जाता है, जाना जाता है, और इतिहास में जगह दिया गया है नौरत्न के नाम से। तो उनमें इस फैजी साहब का भी स्थान था, जो कि बड़े भाई थे किसके? अबुल फजल के, जो कि बड़े भाई थे अबुल फजल के। अबुल फजल ने अकबरनामा, आईने अकबरी लिखी है। अकबरनामा को अकबर ने खुद नहीं लिखा था मेरे भाई, ठीक है। इनकी जन्म हुआ था आगरा में। इनकी मृत्यु करवा दी गई जहांगीर द्वारा, जो कि बचपन का नाम जिसका सलीम था, और किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला, ठीक। फैजी हो गए बड़े भाई। ये क्या थे? फारसी कविता लिखा करते थे। और इन्होंने लीलावती ग्रंथ का एक ग्रंथ है भाई साहब, लीलावती, ठीक है, लीलावती ग्रंथ, जिसका इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। तो क्वेश्चन पूछ देगा, लीलावती ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी साहब ने किया था। किसने किया था? फैजी साहब ने किया था। और अकबरनामा का रचयिता कौन है? तो अबुल फजल है। अकबरनामा अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल, लीलावती ग्रंथ फैजी। ये कौन है? बड़े भाई हैं किसके? अबुल फजल के। और इन्होंने अकबर के बेटे को गणित का शिक्षण देते थे, यानी जहांगीर को, ठीक है। ये गणित का शिक्षण देते थे, गणित पढ़ाते थे उसे, ठीक है। अकबर खुद नहीं पढ़ा लिखा था, लेकिन वो पढ़ने में रुचि रखता था, ठीक है। वो जब सोता था तो बाकी लोग उसे पढ़ के किताबें सुनाया करते थे। उसने लाइब्रेरी बनवाई थी, जिसमें लगभग 24,000 लगभग पुस्तकें थी। लोग पढ़ के सुनाते थे अकबर को। अकबर निरक्षर था, एक भी अक्षर पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। और बहुत टीचर आए, सब फ्लॉप होकर चले गए, एक के बाद एक आए, लेकिन कोई। तो अबुल फजल साहब हो गए, फैजी साहब हो गए। अब तीसरे नंबर पे आते हैं भैया, रुके रहो यार। तीसरे नंबर पे भाई साहब बीरबल आते हैं। बीरबल। तो बीरबल के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि बीरबल के किस्से, अकबर के किस्से, ऐसा बहुत सुना होगा, ठीक है। 1 मिनट भाई, 15 मिनट और रुक जाओ, बस काम हो जाएगा। मेरे भाई 15 मिनट बस रुक जाओ, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीरबल के बारे में। तो बीरबल का जो महेश दास नाम था, बचपन का नाम इनका मतलब महेश दास, ठीक है। ये राजपूत राजा थे। इन्हें उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, कौन सी? कवि प्रिया की, ठीक है। कौन सी? कवि प्रिया, ठीक है। और राजा की उपाधि दी गई थी।
भाई साहब बीरबल बहुत ही महान थे, बीरबल बहुत ही महान थे, बहुत दिमाग वाले व्यक्ति थे, ठीक है। अकबर तो आपने बहुत सुना होगा अकबर बीरबल के बारे में, ऐसा ऐसा था, कहानियाँ बड़े चुटकुले आते हैं। तो बीरबल साहब वास्तव में वैसे थे। इनकी मृत्यु हो गई यूसुफ जाइयों ने हमला किया था, तो उसी कबीलों को ये मतलब निपटाने गए थे, तो उसी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हो गई भाई साहब? यूसुफ जाइयों के हमले में, ठीक है। यूसुफ जाइयों के हमले में किसकी मृत्यु हो गई? बीरबल के। अकबर के नौरत्नों में से किसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हो गई? मतलब यूसुफ जाई के युद्ध के दौरान हो गई बीरबल की। यूसुफ जाई के युद्ध के दौरान किसकी मृत्यु हो गई? बीरबल की। बीरबल का बचपन का नाम महेशदास, बीरबल के बचपन का नाम महेशदास था, ठीक है। और इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी? कवि प्रिया की उपाधि मिली थी, और इनको राजा बीरबल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब हम लोग चौथे रत्न के बारे में चलते हैं। तो 3 हो गया, अब इधर देखते हैं। भैया इनके चौथे रत्न थे, बीरबल साहब हो गए। अब तानसेन भी देख लो, यहीं कौन है? तानसेन। देखिए तानसेन क्या है? एक संगीतकार थे। क्या थे? संगीतज्ञ थे। संगीत मतलब ये बजाते थे। उनके मतलब ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर, वहाँ कि मतलब ग्वालियर में ऐसी माना जाता है, ऐसा मतलब एक कहावत बहुत फेमस थी कि वहाँ का जब बच्चा रोता है तो उसके रोने में क्या होता है? वो धुन निकलती है उसके रोने में, और जब वहाँ से पत्थर लुढ़क के गिरते हैं उसमें ताल एक लय में लुढ़कते हैं वहाँ से। तो ऐसा कुछ कहा जाए, जैसे गब्बर में होता है ना, जब दूर दूर तक कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ बोलती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो ऐसा ग्वालियर में कहा जाता था कि दूर दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो उसके रोने में एक अजब सा सुर निकलता है, अजब सा लय निकलती है, अजब सी ताल निकलती है। एक लय में रोता है, पहले फिर धीरे से ऐसा कुछ रोता है, ठीक है। ग्वालियर जाइएगा तो कभी बच्चे को रोते हुए सुनिएगा, इसी कहावतें हैं, ठीक है। तो तानसेन क्या थे? बहुत फेमस संगीतज्ञ थे, बहुत ही फेमस संगीतज्ञ थे। और चूँकि अकबर साहब जो थे इन्हें खुद मतलब संगीत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। ये खुद नगाड़ा बजाते थे, टंगड़ा दंगड़ा दंग, ऐसा वाला नगाड़ा। क्या हुआ? तो अकबर साहब क्या होते? खुद नगाड़ा बजाते थे। संगीत में इनका काफ़ी दिलचस्पी था, जिसे किसे रखे थे? ग्वालियर तानसेन को रखे थे, ठीक है। और ये खुद जाते थे। और हाँ, संगीत की चर्चा आई तो एक थे भैया हरिदास। कौन थे? हरिदास जी भी बहुत महान संगीतज्ञ थे, हरिदास जी भी। तो ये क्या हुआ? बहुत महान संगीतज्ञ थे। तो इनको सुना गया जब अकबर के द्वारा बोला, उन्होंने मतलब उनके कान में गई अकबर के, तो जाहिर सी बात है राजा बड़े लोग थे, तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमेशा अपने पास रखने को सोचते थे। तो फिर उसे हर नायाब चीज़ पे हक किसका होना चाहिए? राजा का होना चाहिए, ठीक है। तो हरिदास जी भी थे। मतलब उन अकबर को पता चला कि भाई साहब हरिदास नाम का एक व्यक्ति है जो कि बहुत काफ़ी कमाल का म्यूजिशियन है, बजाता है मतलब मस्त एकदम धुन। तो इन्होंने हरिदास को ऑफ़र दिया कि ऐसा है आप आइए हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन हरिदास जी ने इनको ठुकरा दिया, बोला अकबर हम जानते हैं तुम राजा हो, ठीक है, लेकिन अपन किसके लिए गाता है? अपन भगवान के लिए गाता है, भगवान कृष्ण के लिए गाते हैं, ठीक है, भगवान के लिए गाते हैं। तो हम भगवान के लिए ही सिर्फ गाएंगे, आपके लिए नहीं कभी गाएंगे। तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम आपके वहीं आश्रम में आके सुन लेंगे। तो अकबर को इनके आश्रम में आना पड़ा इनकी म्यूजिक सुनने के लिए, इनके संगीत सुनने के लिए, ठीक है। अगर दूसरा कोई राजा बोलता ए बेटा तुमको उठवा लेते हैं, सिंगल आदमी है, कितना उठवा लेते जब मन चाहते। बट अकबर में ऐसी भावना नहीं थी। अकबर सबका सम्मान करता था। आप अगर सहमति से राजी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं सहमति है, जिस पे आप राजी हो उस पे ये तैयार होता था, ठीक है। न तो लास्ट ऑप्शन तो युद्ध का बचता ही है। बट इससे पहले ऐसे राजा बहुत कम ही मिलते थे, वो सब अपनी हट पे जिद पे युद्ध कर लेते थे। भाई साहब नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो भाई साहब बीच का रास्ता जो होता है ना, समझौता, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो तानसेन हो गए। फिर उसके बाद चलते हैं भैया 5वें पे मान सिंह के बारे में। भाई साहब बहुत कुशल सेनापति थे, ये उनके जो आमेर के राजा भारमल,
भारमल की पुत्री कौन थी? जोधाबाई। कौन थी? जोधाबाई। जोधाबाई किसकी बीवी थी? अकबर की। देखो जोधाबाई अकबर की बीवी थी, जोधाबाई अकबर की बीवी थी। भारमल के राजा मतलब आमेर के राजा भारमल, उनका पुत्र कौन था? भगवान दास, और उनकी बहन कौन थी? जोधाबाई। और भगवान दास के पुत्र कौन हुए? मानसिंह। समझ रहे हो ना कहानी कैसे 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 मोड़ ले रही। भारमल के एक बेटा एक बेटी। बेटा कौन है? भगवान दास। बेटी कौन है? जोधाबाई। जोधाबाई से विवाह किसका हुआ? अकबर का। और मानसिंह और भगवान दास से किसका जन्म हुआ? मानसिंह। ठीक है, तुम यानी आप कह सकते हो कि जो मानसिंह थे वो इनकी बुआ लगती थी। कौन? जोधाबाई। और अकबर क्या लगते थे? फूफा। फूफा लगते थे, फूफा। ठीक है, फूफा जान उसे बोलते हैं ना, कबूल है फूफा जान, मतलब कैसे बोलते होंगे उस समय जो रीति रिवाज चलता होगा, मुगलों का परचम बुलंद रहे फूफा जान, ऐसे बोलते हैं। मान सिंह जो कि बहुत ही फेमस क्या थे, इनके सेनापति थे, बहुत कुशल योद्धा थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ इनको जीत में। तो फिर उसके बाद चलते हैं भैया छठवें की तरफ। ठीक है, तो अब छठवें आते हैं भैया, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, ये देखो भाई अब्दुल रहीम खान खाना ये कौन है? ये बाबर खां के पुत्र थे, बाबर खां, बैरम खां के, सॉरी बाबर खान है, बैरम खां। अब कोई जेंटलमैन ये पूछेगा कि भाई साहब बाबर खान, सॉरी यार बैरम खान, बैरम खान बहुत क्लोज थे अकबर के, बैरम खां बहुत क्लोज थे अकबर के, तो क्यों बैरम खां को इस नवरत्न में शामिल नहीं किया गया? मेरे भाई याद करो, बैरम खां की मृत्यु हो गई स्टार्टिंग में ही, तालीवाड़ा का युद्ध लड़ा उन्होंने अकबर से, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो कहाँ इसमें शासनकाल 1565 से लेकर 1556 से लेकर 1605 तक चला, और उनकी 1560 में मृत्यु हो गई, 1560-61 के करीब। तो भाई साहब कहाँ इसमें जगह ले पाते हो? इसलिए इन्होंने किसे जगह दिया? इनके बेटे को, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इन्होंने क्या किया था? तुजुग बाबरी, तुजुग ए बाबरी, बाबरी, बाबरी है, बावरी नहीं, तुजुग ए बाबरी, जो कि किसकी पुस्तक है? बाबरनामा, जिसके नाम से जानते हैं, बाबरनामा, जो कि बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है। इसको किस में अनुवाद किए? फारसी में। इसको किसके अनुवाद किए? फारसी में। इन्होंने ही बताया कि भाई साहब अकबर को कि उस्ताद ये जो हमारे दादा थे, दादा जान बाबर, इनका मकबरा कहाँ है? आगरा में बना, वो मतलब यहाँ है। इनकी इच्छा थी इनको काबुल में ले जाया जाए। कहाँ ले जाया जाए? काबुल में। तो इन्होंने बोला भाई, अरे अकबर ने बोला यार उखाड़ो 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 उखाड़ो, उखाड़ के ले गए काबुल में। ठीक है, तो वो किसने बताया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय उनका मकबरा काबुल में बनाया गया, किसका? बाबर का। ठीक है, तो ये तुजुक ए बाबरी मतलब बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किए, बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया, और बहुत सारे इन्होंने लिखे थे। ठीक है, अब उसके बाद 7वां डिस्कस करते हैं, कौन है भैया? हकीम, हकीम हुक्का, हुक्कम, हुक्कम, हकीम हुक्कम। ये क्या है? उनके वो थे चिकित्सक। जैसे हर राजा होता है भाई साहब, बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनके पास मेडिकल फैसिलिटी भी होती हैं, वो इनके चिकित्सक थे, परामर्शक थे, और निर्देश दिया करते थे। ठीक है, उनके स्वास्थ्य ये सब संबंधी जानकारियाँ हकीम हुक्का से मिलती थी। अब हो गए 7, बच रहे हैं 2 लोग। 2 लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं भैया। 8वां कौन है? अबुल फजल हो गया, फैजी हो गया, बीरबल हो गया, तानसेन हो गया, मानसिंह हो गया, अब्दुल रहीम खान खाना हो गया, हकीम हुक्का हो गए। अब भैया मुल्ला दो प्याज़ा कौन है? मुल्ला दो प्याज़ा। देखो मुल्ला दो प्याज़ा क्या थे? आमत थे, अमात्य थे। अमात्य क्या मतलब होता है? क्या है जनरली, जैसे अमात्य का मतलब होता है ना जो साथ साथ चलने वाला, साथ साथ चलने वाला, साथ साथ चाहे सी बात है राजा के कौन चलेगा भाई साहब? उनका मंत्रिमंडल चलेगा। तो एक प्रकार से वो क्या थे? मुल्ला दो प्याज़ा ये एक प्रकार से मंत्री थे, एक प्रकार से क्या थे? मंत्री थे, परामर्श देते थे अकबर को कि राजा जी ऐसे करिए, वैसे करिए, आप ऐसे करिए, ऐसे करिए। तो ये मंत्री थे, अमात्य थे। ठीक है, अब उसके बाद बचते कौन है? मुल्ला दो प्याज़ा। हाँ, ये क्या करते थे ना, खाने में 2 प्याज भी खाते थे, 2 प्याज खाते थे, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया भाई साहब मुल्ला दो प्याज़ा, मुल्ला दो प्याज़ा। ठीक है, 2 प्याज़ा मतलब 2 प्याज,
2 प्याजा, खाने में 2 प्याज रखते थे। और ये थोड़ा कॉमेडियन थे, हर किसी को बात को काट के अपनी पक्ष रखते थे, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होता रहता था। बीरबल भी इंटरटेनमेंट करते रहते थे काफ़ी अच्छा राजा जी का, ठीक है, अकबर का। अब बचते हैं भाई साहब बहुत ही दिमाग वाले व्यक्ति, टोडरमल, 9वां, टोडरमल। भाई साहब ये टोडरमल कौन थे? वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। भू राजस्व जितना था, वित्त मंत्री जितना लेखा जोखा था अकबर के डिपार्टमेंट का, अकबर के राज दरबार का मंत्रिमंडल में कौन करता था? वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल। इन्होंने बड़ी बहुत फेमस मतलब प्रणालियाँ निकाली, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो टोडरमल साहब ने किया था वो मॉडिफिकेशन था किसका? शेरशाह सूरी की प्रणालियों का। शेरशाह सूरी ने ऐसी प्रणालियाँ मतलब विकसित कर दी थी और वो उस पर काम कर रहा था, लेकिन टोडरमल ने उसी में थोड़ा काट छाट करके लाया था। तो 10 साला बंदोबस्त की प्रणाली थी, जाप्ती प्रणाली थी, कुनरूत की प्रणाली थी, ये सब प्रणालियाँ थी। अभी हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। 10 साल बंदोबस्त आप बस इतना समझ लीजिए कि उसमें क्या होता था ना, पहले टैक्स लगता था, जिसके पास ज़मीन है उसके अकॉर्डिंग कितना लगता था। अब ज़मीन में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद लगे ना भाई साहब फसल कौन सी है उसके हिसाब से। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि 10 साल बंदोबस्त वाली पद्धति थी, उसमें क्या बोला है ना, एवरेज 10 साल का एवरेज निकाल लिया जाए, जितना आएगा उसका 1/3 भाग आप राजा को दे दीजिए। ऐसा टोडरमल ने ऐसी व्यवस्था बनाई, जिसको आगे बहुत सारे राजाओं ने फॉलो किया, ठीक है। तो टोडरमल तो हम लोगों ने देखा ये है पूरे नवरत्न, अकबर के नवरत्न, जो कि वास्तव में किसी रत्न हीरा जवाहरात से बहुत बड़े थे, ठीक है। अबुल फजल, फैजी, बीरबल, टोडरमल, और उसके बाद कौन है? तानसेन है, मानसिंह है, अब्दुल रहीम खान खाना है, हकीम हुक्का है। फिर उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अकबर की जो टैक्स वाली व्यवस्था थी, ज़मीन भू टैक्स वाली व्यवस्था थी, जो राजस्व वाली व्यवस्था थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, चलते हैं फटाफट। तो भैया अब हम लोग देखते हैं भू राजस्व विभाग के बारे में। भूकर, भूकर का मतलब भूमि पर कर, ठीक है। भू से हो गया भूमि, कर से हो गया कर, टैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो हमने बताया था जो मंत्री थे वो कौन थे भैया? टोडरमल, टोडरमल कौन थे? मंत्री थे। भारत मतलब अकबर के नवरत्नों में से एक थे कौन? टोडरमल, जो कि क्या थे? वित्त मंत्री थे, जो कि भू राजस्व वाला जितना मैटर था सब वो देखते, जितना कर, कौन सी ज़मीन पे कितना कर लगेगा और किस प्रकार सब कुछ व्यवस्था करना है, वो कौन देखता था? वो टोडरमल जी देखते थे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए टोडरमल जो ये थीम लेके आए थे, बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया कहाँ से लिए थे? शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी की जो राजस्व व्यवस्था थी, जो भू राजस्व भू टैक्स वाली व्यवस्था थी, उससे इन्होंने थोड़ा बहुत आइडिया लिया था और उसी में मॉडिफाइड करके फिर अपना दिया, जो कि बहुत ही फेमस हुई। कौन सी? 10 साल बंदोबस्त, 10 साल प्रणाली लिख लो सीधा, ठीक है। ये 10 साल प्रणाली है। ये 10 साल प्रणाली क्या होती है मेरे भाई? इससे पहले देखो जाप्ती प्रणाली चलती थी, कनकूत प्रणाली चलती थी, फिर उसके बाद 10 साल प्रणाली है। इसमें देखो क्या होता है, जैसे जाप्ती प्रणाली में क्या होता है कि जो ज़मीन होती है, जो उसको माप के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता था। जैसे आपके पास 4 बीघा है, 5 बीघा है, तो उसी के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता था। फिर उसके बाद कनकूत प्रणाली आई। कनकूत प्रणाली में क्या होता था कि जैसे फसल के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ता था। जैसे आपने गेहूँ लगाया है, धान लगाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 10 साल प्रणाली थी, 10 साल प्रणाली ये क्या होती है? इसमें एवरेज औसत के अनुसार टैक्स देना पड़ता था। जैसे इसमें 10 साल का औसत निकाल लिया जाता था। 10 साल का जितना मतलब आपके पास हुआ है हानि लाभ, प्रॉफिट गेन, या जो फसलें हुई हैं आपका, उसको निकाल लिया जाता था, उसका औसत ले लिया जाता था। उसका जो 1/3 भाग आता था वो आपको किसको देना पड़ता था? राजा को देना पड़ता था, ठीक है। तो ये कौन सी हमारी प्रणाली होगी? 10 साल प्रणाली होगी, ठीक है। तो हमने देखा कि भू राजस्व मतलब भू कर जो थे वो कितने टाइप से लिए जाते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं मतलब भूमि को डिवीज़न, इन्होंने भूमि को भी बंटवारा किया था कि भाई साहब ये भूमि ऐसे होगी, ये भूमि ऐसे होगी। तो उन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले उपज के आधार पे देख लेते हैं कि मतलब सबसे पहले कौन सी भूमि में कितना उपज होता था, और उसके बाद मतलब कृषि किस प्रकार होती थी और उसको कैटेगराइज कैसे किया गया था।
तो आज 4 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले आती है पोजल। कौन सी? पोजल। पोजल में क्या होता था? पर ईयर, प्रतिवर्ष खेती होती थी, प्रतिवर्ष खेती होती थी। इसमें क्या होता है ना, हर साल खेती होती थी। जैसे ये मतलब उपजाऊ ज़मीन होती थी, जिससे हर साल के अभी गेहूँ लगाया, फिर उसके बाद धान लगाया, फिर उसके बाद फिर गेहूँ लगाया, फिर धान लगाया, ऐसे 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 क्रम चलता था, कभी गैप नहीं होता था। फिर उसके बाद आती है कौन सी भैया? परती भूमि। तो परती भूमि में क्या होता है ना, जैसे इसमें एक साल भूमि, 1 या 2 साल लगाए आप, फिर उसके बाद छोड़ दिए, फिर लगाए, मतलब जैसे 1 साल लगाए, जैसे मान लो जनवरी में लगाए, मतलब जैसे मान लो 2020 में लगाए, ठीक है, 2020 में हमने लगाया, इसमें खेती की, फिर उसके बाद 2020-21 छोड़ दो या 22 छोड़ दो, ठीक है, फिर उसके बाद 2023 में खेती करो। ऐसा कुछ किस में होता था, मतलब 1-2 साल के डिफरेंस पे फिर खेती की जाती थी। वो कौन सी भूमि थी? परती खेती थी, ठीक है। इसमें 1 या 2 साल का गैप होता था, का अंतराल, ठीक है, अंतराल, ठीक है। और उसके बाद फिर आती है चाचर भूमि। ठीक है। ये चाचर भूमि क्या होती है? इसमें जैसे 1-2 साल का अंतराल पे खेती की जाती थी। इसमें क्या होता था? 3 से 4 साल के अंतराल पे खेती की जाती थी। 3 से 4 साल के अंतराल पर खेती की जाती थी, ठीक है। देखो ये क्या बता रहे हैं हम प्रणाली, मतलब टाइप्स बता रहे हैं, कितने टाइप्स में बांटा गया था खेतों को, कितने टाइप से। पहले पोजल भूमि बांटी गई थी, फिर परती भूमि बांटी गई थी, फिर चाचर भूमि बांटी गई थी। पोजल भूमि वो भूमि होती थी जिसमें हर साल खेती होती थी। परती भूमि वो होती थी जिसमें 1-2 साल के अंतराल पे खेती की जाती थी। फिर उसके बाद चाचर भूमि ऐसी भूमि होती थी जिसमें 3 से लेकर 4 साल के डिफरेंस पे खेती की जाती थी, ठीक है। तो और लास्ट वाली जो होती थी बंजर भूमि, जिसके बारे में आप लोग आज भी जानते होंगे, ठीक है, बंजर भूमि, जो कि मतलब ये कोई प्रोडक्शन नॉट फॉर एग्रीकल्चर, मतलब ज़मीन, मतलब कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं होती थी। देखिए आप लोगों ने अभी के कार्यकाल में 2 भूमियों का नाम सुना होगा, जैसे परती हो गया, बंजर हो गया। जैसे परती क्या होता है ना, जनरली अब परती किसे बोला जाता है? जैसे ऐसा खेत जो उपजाऊ है, ऐसा खेत जो उपजाऊ है। जैसे गाँवों में आपने सुना होगा, जो गाँव की मानसिकता है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं परती किसे बोलते हैं। जैसे जो खेत है वो उपजाऊ है, बट उसमें खेती नहीं हो रही, बट उसमें कृषि नहीं हो रही है, उसे घास-फूस छोड़ दिया गया है, घास-फूस ऐसे उगा है, उसमें जानवर जाते हैं, चरते उरते हैं। तो इसको लोग, गाँव के लोग क्या बोलते हैं, भाई साहब इनका फलाना आदमी का खेत पड़ती है, इनका खेत पड़ती है, इनका खेत पड़ती है। इसका मतलब क्या है? उसमें वो उपजाऊ खेत हैं, अच्छे खेत हैं, लेकिन उसमें खेती नहीं की गई है, ठीक है। और बंजर क्या होता है? बंजर में जैसे ऊसर भूमि आ गई। बंजर भूमि ऐसी भूमि होती है जिसमें आप कोशिश करो बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, अगर आपने उसमें खेती कर दी भी दिया तब पर भी पैदावार उतनी अच्छी नहीं होती है। उस भूमि को क्या बोलते हैं? बंजर भूमि बोलते हैं, उसमें रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन अब हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं जिससे बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। आप जो धान का पुआल होता है उसे आप सड़ा के डाल के वहाँ, और बहुत सारी चीज़ें गोबर का खाद बना के डाल के ऐसी तो बंजर भूमि धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उपजाऊ ज़मीन में। तो बट एक दिन में नहीं होगा मेरे भाई, ना कि 1 साल में होगा, धीरे धीरे टाइम लगते लगते प्रोडक्टिविटी अच्छी होती चली जाती है। तो ये 4 प्रकार की भूमियाँ हमने बताई, पोजल भूमि, और उसके बाद परती भूमि, चाचर भूमि, और उसके बाद बंजर भूमि, ठीक है। तो किस हिसाब से खेती होती है? इस हिसाब से खेती होती थी। अब टैक्स के अकॉर्डिंग इसको भी बांटा गया था। टैक्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी भूमि थी मेरे भाई? देखो पहला था खालसा भूमि ऐसी भूमि होती थी जो कि गवर्नमेंट होती थी। क्या होती थी? गवर्नमेंट भूमि होती थी। जैसे गवर्नमेंट भूमि होता है, सरकार की भूमि होती है। जैसे आज भी हमारे यहाँ जैसे खेल का मैदान हो गया, और उसके बाद बहुत मंदिर हो गया या स्कूल हो गया, ऐसे जो उसका ग्राउंड होता है उसके पास भी जगह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स फ्री भूमि बोलते हैं, खालसा भूमि बोलते हैं। उस पर टैक्स नहीं लिया जाता था। सरकार, अब जाहिर सी बात है, सरकार की भूमि है और सरकार ही उस पर टैक्स लगेगी, तो टैक्स देगा कौन मेरे भाई? तो इसलिए इस भूमि को, खालसा भूमि पर टैक्स नहीं दिया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद आती थी जागीर भूमि, ठीक है। इसमें जागीरदार लोग टैक्स लेते थे। जैसे कोई जागीरदार हो गया, वो उसके अंदर जितनी भूमि आती थी उससे जागीरदार टैक्स लेता था, तो वो जागीर भूमि होगी। फिर उसके बाद होते हैं पैबाकी भूमि क्या होती थी? जैसे किसी इलाके में या किसी किसान के यहाँ, जैसे उसकी फसल
जब नष्ट हो जाती थी, फसल नष्ट हो जाती थी या कुछ कारणवश उसको सहायता प्रदान करना होता था, तो उसके लिए जो देखिए क्षतिपूर्ति में जब सहायता दी जाती थी, क्षतिपूर्ति में जब सहायता दी जाती थी उस ज़मीन को क्या बोलते थे, पैबाकी बोलते थे। जैसे फसल लगी है, फसल नष्ट हो गई तो उसकी भूमि का मतलब लागत कैसे निकलेगी, इसके लिए भूमि दी जाती थी, उसे पैबाकी कहा जाता था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, मदद मास। मदद मास ऐसी भूमि थी जिसको मदद में दी जाती थी, मदद में दी जाती थी। जैसे कोई राजा के पास आता था, बोलता था सरकार हमारे पास हम मेहनती हैं, जैसे हमारे आज के युवा हैं उनके पास टैलेंट बहुत है बट रोज़गार की कमी है। उसी प्रकार कोई सरकार के पास आता था, बोलता था हुजूर हमारे पास आइडिया तो बहुत है, टेक्नोलॉजी तो बहुत है, बट संसाधन है, संसाधन भी वो है, बट अपने पास जगह की कमी है। अगर हमको जगह मिल जाता तो अच्छा खासा हमारा जीविकोपार्जन हो जाता और साथ में हम अब जो है समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाते और राज दरबार के लिए भी अपने मतलब राज दरबार की आय व्यवस्था में भी अपनी योगदान करते। तो उस हिसाब से उस कंडीशन में राजा उनको कौन सी भूमि प्रोवाइड करता था, मददमाश भूमि। मददमाश भूमि मतलब जो रिजर्व रखी जाती थी भूमि, किसके लिए, मदद करने के लिए, मदद देने के लिए लोगों को। और पैबाकी में देखो क्षतिग्रस्त वाली बात आ गई है, जैसे आपको हानि दिखाना होगा, भाई साहब हमारी इतनी हानि हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको ज़मीन प्रोवाइड होगी। लेकिन इसमें ऐसी कोई सिंपैथी, इसमें केवल सिंपैथी पे आपको मतलब आप गए वहाँ अपना आइडिया पेश किए, अगर राजा को लगेगा नहीं वास्तव में ये आदमी वाजिब है तो आपको मिल जाती थी। तो ठीक है, तो हमने देखा पोजल, परती, चांचर और बंजर, और फिर उसके बाद खालसा है, फिर उसके बाद जागी है, फिर पैबाकी है, मदद मास है, ठीक है। इतनी ज़मीन को देख लिया। अब उसके बाद अब देखिए ये जो पूरी व्यवस्था थी जो प्रशासन की, अरे सॉरी, इसकी जो भू राजस्व वाली प्रशासन की व्यवस्था थी वो टोडरमल के अंदर आती थी, टोडरमल के अंदर आती थी। तो इन्होंने किससे कॉपी किया था, शेरशाह सूरी से। और बहुत सारे राजा फिर इनके उत्तरवर्ती राजा, उत्तराधिकारी जो बहुत सारे हुए, उन्होंने कौन से प्रणाली को फॉलो किया, ये टोडरमल की जो राजस्व वाली प्रणाली थी, ठीक है। तो इतना, हाँ, मनसबदारी। और इन्होंने क्या किया, जैसे भू पैमाइश के बारे में देख लीजिए। भू पैमाइश मतलब आप लोग अगर जानते होंगे, नहीं तो फिर जान जाइए। जिससे क्या होता है ना, ये भू पैमाइश हुई। भू पैमाइश का मतलब है ज़मीन का नापजोख जो होता है उसे भू पैमाइश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, भू पैमाइश के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने इससे पहले जो चलता था सिकंदरी गज चलता था, इससे पहले क्या चलता था, सिकंदरी गज। अब इन्होंने उस गज को हटा के क्या ला दिया, इलाही गज। क्या ला दिया, इलाही गज। क्या ला दिया, इलाही गज। इन्होंने क्या लाया, इलाही गज लाया। इलाही गज की व्यवस्था की भाई साहब दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, उसी हिसाब से इन्होंने इलाही गज की स्थापना की थी। किसको रिमूव कर दिया, अरे यार कई बार ऐसा होता है ना, जैसे नाम होता है अभी हमने बोला बट भूल जा रहे हैं, तो उसको रिप्लेस करके इलाही गज की व्यवस्था कर दी। सिकंदरी गज को इन्होंने रिप्लेस करके किसकी व्यवस्था की, इलाही गज की व्यवस्था की। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो पहले रस्सी नापने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल होता था उसको हटा के इन्होंने जरीब लाया। जरीब, आप कभी आपके यहाँ जो लेखपाल होंगे उनसे जाइएगा, मिलिएगा, या वो कहीं भूमि अगर पैमाइश हो रही है, भूमि का नाप जोख हो रहा है, तो आप देखिएगा वो लोग सीकड़ रूप में ऐसे एक सीकड़ दूसरे सीकड़ से ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे पूरी चैन बनी होगी, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, जरीब बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जरीब बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इलाही गज लाया, जरीब का कॉन्सेप्ट लाया, और उसके बाद हमने मनसबदारी आपको बता ही दिया है। भूमि की पैमाइश के वर्गीकरण, पोजल है, परती है, चांचर है, बंजर है, खालसा है, पैमाइश है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ ये एक व्यवस्था और लाया था इन्होंने, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मनसबदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। देखो मनसबदार क्या होते हैं, देखो मनसबदार जाहिर सी बात है ये सैनिकों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सैन्य व्यवस्था से रिलेटेड है। सैन्य व्यवस्था से रिलेटेड है। सैनिकों को कैटेगराइज किया गया है कि किस, तो सैनिकों को दो कैटेगरी में इसके हिसाब से बांटा गया है। पहला है जात है और दूसरा है सवार।
तो हम लोग देखते हैं पहले। तो ये जो आगे की जो व्यवस्था है इसे जहांगीर ने लाया था, आगे की जो व्यवस्था है इसे जहांगीर ने लाया था। तो जो मनसबदारी व्यवस्था होती है इसमें जात की जो बेसिकली बात की जाती है। जात क्या होते हैं? ऐसे सैनिक होते हैं जिनके पास घोड़े नहीं होते, वो पैदल होते हैं। वो क्या होते हैं? पैदल होते हैं। और सवार क्या होते हैं? ऐसे सैनिक होते हैं जिनके पास घोड़े होते हैं, जिनके पास घोड़े होते हैं। ठीक है, तो जात और सवार, तो मनसबदारी बेसिकली बेसिक किस पे डिपेंड है? जात पे। आगे चल के ये अपडेट किस पे हो गई? सवार पे। लेकिन सवार पे अपडेट किसने किया? जहांगीर ने किया था। ठीक है, तो अभी हम लोगों को केवल किस पे पढ़ना है? मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है। देखिए, अकबर के समय में कार्यकाल में आई थी मनसबदारी व्यवस्था, बट इम्प्लीमेंट उसका ज़्यादा इस पे हुआ था अकबर के समय, बट जहांगीर के समय इस पे ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जैसे जो सैन्य व्यवस्था थी, तो सैनिक अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, तो इनको जो क्षेत्र हैं उसको जागीरदारों में डिवाइड किया, मनसबदार उसको रखे गए। तो मनसबदार के अंतर्गत उनको अलॉट किया जाता था कि भाई साहब आप इस एरिया के मनसबदार हैं, आप इस एरिया के मनसबदार हैं, तो आप यहाँ से जो लगान हो रहा है, जो ज़मीन का लगान हो रहा है उसको वसूलिए, और आप यहाँ के जो सैनिक हैं उनको डिवाइड करिए, उनमें डिवाइड करिए। एक प्रकार से मतलब आप देखो, समझो, ये जो व्यवस्था है, मान लो ये हमारा ये गांव है। ठीक है, ये गांव है, ये किसी एक मनसबदार ए को दे दिया गया है। ठीक है, अब इस गांव में सैनिक जितने हैं, मान लो 3 सैनिक हैं। ठीक है, ये एक गांव है, इसके मनसबदार ए हैं, मतलब मनसबदार एक रखा जाता था, हेड रखा जाता था, जो कि इस गांव से पूरा क्या वसूलता था? लगान वसूलता था। ठीक है, इस गांव से जिसके पास जितनी ज़मीन थी उतना वसूल करके किसे देता था? इन सैनिकों को देता था। किसे देता था? इन सैनिकों को देता था। तो ये जो व्यवस्था थी, वो किसके अंतर्गत आती थी? मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत, मनसबदारी की व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। और ये किसके अधीन होता था? ये राजा के अधीन होता था। ये किसके अधीन होता था? राजा के अधीन होता था। जब राजा को ज़रूरत पड़ती थी तो वो सैनिकों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करता था, वो डायरेक्ट अपने मनसबदारों से कॉन्टैक्ट करता था, मनसबदारों से। और मनसबदार, जैसे ए के पास कितने मनसबदार हैं? ए मनसबदार के पास कितने सैनिक है? 3 सैनिक है, तो ये अपने 3 सैनिकों को लेके आएगा। जब लड़ाई होती थी उससे पहले क्या होता था कि उससे पहले राजा को सैनिकों को खुद वेतन देना पड़ता था, तो बड़ा तामझाम था, बड़े तामझाम की व्यवस्था था। और दूसरी बात, अपने आय सोर्स से देना पड़ता था, मतलब अपने आय सोर्स से, मतलब जो पूरी टोटल आय आती थी उसके बाद हिसाब किताब होता था, उसमें से देना पड़ता था। बट यहाँ क्या हो रहा है? एक छोटे से पार्ट में यही निपट जा रहे हैं सब। राजा से कोई लेना देना नहीं है, राजा से कोई लेना देना नहीं है। राजा का एक निश्चित होता था, भाई साहब जितना हो आप उतना फिक्स अमाउंट हमें दे दीजिए, बाकी आप इस सैनिकों में बांट दीजिए। और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको भी होता था। एक अच्छा खासा प्रॉफिट किसे होता था? मनसबदार को भी होता था। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती थी? हमारी मनसबदारी व्यवस्था। इस व्यवस्था का शुभारंभ किसने किया था? अकबर ने किया था, जो कि ये बहुत ही फेमस व्यवस्था है, बहुत ही फेमस व्यवस्था। मतलब फेमस इसलिए है कि भाई साहब इसमें माइंड देखो, माइंड कितना गजब है। कोई राजा को कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ से कर वसूला गया कि नहीं वसूला गया, यहाँ से वसूला गया कि नहीं वसूला गया, सैनिक लोग पेमेंट पाए कि नहीं पाए। जाहिर सी बात है, सैनिक यहाँ काम कर रहा है इसके लिए। सैनिक किसकी मानता था? मनसबदार की मानता था। और मनसबदार किसकी मानता था? अकबर की, हेड जो हैं, ठीक है, उनकी मानता था। तो जब भी अकबर को ज़रूरत पड़ती थी वो किससे? सैनिकों से संपर्क नहीं, मनसबदारों को संपर्क करना पड़ता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था होगी, आप लोगों ने समझा। अब उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। कुछ बचा है? हाँ, इस काल को देखो, इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है, भाई साहब यहाँ बहुत सारे ऐसे राजा हुए, जैसे तानसेन हो गए, और उसके बाद बहुत सारे राजा हो गए जो कि हिंदी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। और दूसरी बात ये है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मतलब ये, क्योंकि यहाँ देखो बराबर चल रहा था, बीरबल हो गया, मान सिंह हो गए, तानसेन हो गए, तो देखो जितने मुस्लिम हैं लगभग उतना ही योगदान किसका था? हिंदुओं का था। लेकिन इससे पहले इससे पहले की राज व्यवस्था में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए हिंदी साहित्य को इसको स्वर्ण काल कहा गया। मतलब हिंदी साहित्य का इतना विकास हुआ इस काल में, अकबर के काल में, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान किसका है? जोधाबाई का भी है। ठीक है, हाँ, तो हिंदी साहित्य का। और इन्होंने बुलंद दरवाज़ा निर्माण कराया था गुजरात विजय के दौरान, ये सब तो बताए थे। हुमायूं का मकबरा, देखो हाँ ये चीज़, हुमायूं का मकबरा बनवाया था, आगरा का लाल किला बनवाया था, फतेहपुर सिकरी का शीश महल बनवाया था, दीवाने खास पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल है,
इबादत खाना है, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला बनवाया था। आगरा का किला इन्होंने बनवाया था, लाहौर का किला बनवाया था, फिर उसके बाद किसका बनवाया था, इलाहाबाद का किला बनवाया था, हुमायूं का मकबरा बनवाया था, फिर उसके बाद अपना मकबरा बनवाया था वहाँ सिकंदरा में, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है। तो इबादत खाना बनवाया था, इबादत खाना में सबसे पहले प्रवेश वर्जित था, फिर उसके बाद इन्होंने 1578 में सबको चालू कर दिया। तो इससे क्या कहा गया, सुलह गानी, सुलह गानी की व्यवस्था कही गई इसे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मेरे भाई, ये अकबर का पूरा कंप्लीट चैप्टर था, हमने बताया आपको, समझ में आया होगा। अगर जहाँ ना समझ में आया मेरे भाई कमेंट करिएगा, अपन कोशिश करेंगे पूरी बताने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।